हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ये हम लोगों का चैप्टर का नाम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इन एनिमल्स। किस किस तरीके से होता है, किस किस पार्ट के थ्रू होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल और नर्व सेल। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो एक होता है कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका जो इस टाइप से स्ट्रक्चर निकला होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। और ये काम करते हैं कि दे विल रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होगा, स्टिमुलस जो होगा बेसिकली उसको ये जनरेट करेंगे। और यहाँ से ये चीज़ जो है थ्रू एक्सन, ये एक्सन है, कुछ इस तरीके से जाती है। एक्सन जो है कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। ये एक्सन है। इसके बाद में यहाँ पे जाके ये अलग अलग नर्व में डिवाइड हो जाता है। दिस इज नर्व एंडिंग। कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज नोन एज डेंड्राइट। और इन डेंड्राइट का काम है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए हैं उनको रिसीव करता है। इसकी बात करूं तो इसको हम लोग एक्सन बोलते हैं। ये कवर्ड होता है, कवर्ड विद माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। यहां पे ये है नर्व एंडिंग। दीज आर नर्व एंडिंग। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर जो होता है दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। और अगर इस ब्लैंक की बात करें तो दिस इज नोन एज साइटन और सेल बॉडी। बहुत सी बुक्स में आपको सेल बॉडी भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अब इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स जो हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव the information acquired at the tip। और ट्रांसमिट कहाँ करेगा, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ये साइटन। तो साइटन का क्या काम है बेसिकली, इट रिसीव, साइटन या सेल बॉडी, इट रिसीव्स द इम्पल्स from dendrites and receives and transmit to axon। ये इसका पार्ट है, एक्सन को पार्ट करेगा। एक्सन क्या करता है, टू एक्सन। और एक्सन क्या करेगा, एक्सन इसको मूव कर जाएगा द सिग्नल्स
will pass through axon. Axon is covered with myelin sheath, that is a protective coating. And the last part is nerve ending. Nerve ending, तो जो nerve ending होती है, that are the fine branch like termination point of neuron. Termination point of neurons. ये हमारे पास नर्व सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं, ये सब हो गया. नाउ जो नर्व सेल के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे नर्व एंडिंग जो है टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ न्यूरॉन्स लिखा हुआ है. तो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, तो वो है एक तो आ जाता है आपका न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और यहां पर तीसरा हो गया रिले न्यूरॉन. और तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं. सेंसरी न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो इट विल रिसीव द कैरी इम्पल्स यानी कि जो आपका जो स्टिमुलस रिसीव हुआ है उससे जो सिग्नल जनरेट हुए हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस. और सीएनएस के पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. अगर मैं बात करूं मोटर न्यूरॉन्स की, तो मोटर न्यूरॉन्स का पार्ट होता है कि दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स. और यहां पे अगर बात करूं रिले न्यूरॉन की, तो रिले न्यूरॉन इज कनेक्ट sensory neuron with motor neuron. And you can say it act like a communication between both the neurons, sensory and motor. Communicate between sensory and motor neurons. ये इन तीनों का वर्क है आपके बॉडी के अंदर. जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में रिसीव हुआ है उसको कौन रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और वो सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को टुवर्ड सीएनएस भेजेंगे. सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका कि पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. मोटर न्यूरॉन उसके बाद में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू रिले न्यूरॉन. और रिले न्यूरॉन्स के बाद में वो मोटर न्यूरॉन जब सीएनएस से इंपल्स जनरेट जो भी होंगे वो इफेक्टर तक जाएंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू. तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब हम बात कर लेते कि हमारी बॉडी के अंदर जो पाथवे है वो किस तरीके से जाता है. तो इसके लिए मुझे कुछ एक सेकेंड ये मैं बना रहा हूं. नाउ
दिस नाउ आई एम शोइंग यू द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन द बॉडी। सबसे पहला जो पार्ट आएगा दैट इज अ स्टिमुलस जो कि रिसीव करेगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, जो डेंड्राइट्स या जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं बेसिकली। ये किसके पास जाएगा, ये इधर से रिसेप्टर्स के पास जाएगा। रिसेप्टर्स के बाद में जाएगा टुवर्ड्स डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। यहां से ये चीज सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से कहां तक कहां जाएगी, ये एक्सन के थ्रू। नाउ साइनैप्स, द एडजेसेंट गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। अब ये जाएगा दोबारा से डेंड्राइट में, लेकिन किसके डेंड्राइट में, डेंड्राइट ऑफ रिले न्यूरॉन, RN रिले न्यूरॉन है ये। इसके बाद ये चीज जाएगी CNS में। CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ अब ये दोबारा जाएगा इनटू डेंड्राइट, लेकिन किसका, डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। देन अगेन सेल बॉडी, फिर एक्सॉन एंड देन इफेक्टर इन द लास्ट। तो दिस इज द नर्व इम्पल्स पाथवे, दिस इज नर्व इम्पल्स पाथवे। किस किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स हैं हमारी बॉडी में मूव करती हैं। पहले दोबारा से बता देता हूँ, स्टिमुलस रिसीव होगा रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर के बाद वो जाता है सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स देन सेल बॉडी और उसके बाद एक्सन, उसके बाद साइनैप्स। साइनैप्स पे जाने के बाद में वो जाएगा डेंड्राइट ऑफ द रिले न्यूरॉन, देन CNS, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ CNS, डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, सेल बॉडी और इफेक्टर। तो ये हो गया हमारा नर्व इम्पल्स पाथवे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हम लोगों की बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो पॉइंट है, पॉइंट वेयर muscle fiber comes in contact, किसके कांटेक्ट में, with a motor neuron, sensory मत लिख देना, sensory is the neuron that sends the stimulus, carrying nerve impulse from नर्व इम्पल्स कहाँ से मिलती है इसको, नर्व इम्पल्स, इसको मिलती है नर्व इम्पल्स CNS से, फ्रॉम CNS। लेकिन तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या। अगर ये सही नहीं होगा तो जो मोटर न्यूरॉन से जो जितने भी नर्व इम्पल्स CNS के थ्रू जनरेट हो रहे हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे, वो प्रॉपरली जो है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ें इम्पल्स की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बट वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके बाद में हम बात कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखिए सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये केवल उन्हीं पार्ट्स तक जा सकती है दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यूज, बस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड into each and every cell in the body. Why? Because it can only transmit through the nervous tissue, cell of the animal body. ठीक है, ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका है कि जब एक बार इम्पल्स जनरेट हो गया तो सेल को कुछ टाइम लगेगा उसे रिसेट करने में। ठीक है, उससे पहले कि वो दूसरा इम्पल्स जो है जनरेट जब करेगी दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो पहले वाला इम्पल्स को रिसेट कर सके। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना फास्ट नहीं है, स्लो प्रोसेस हम लिखेंगे, इट्स अ स्लो प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इट विल टेक सम टाइम
to reset its mechanism will take some time. To reset its mechanism before it can generate and transmit new impulse. तो बेसिकली दिस इज अ स्लो प्रोसेस. तो दो ट्रांसमिट न्यू इम्पल्स, तो दो इसके लिमिटेशंस थे कि हर एक सेल के पार्ट तक ये नहीं जा सकता, केवल उतने पार्ट तक जाएगा दैट इज कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू. और दूसरा है इट इज अ स्लो प्रोसेस, थोड़ा टाइम लेगा रीसेट करने में दूसरे इम्पल्स को जनरेट करने से पहले. इसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स है. ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स. तो वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है. ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स. तो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? इट्स अ इनवॉलेंट्री एक्शन. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आपको जो स्टिमुलस मिला है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. अगर आपकी आंख पे कोई टॉर्च डाली जाए, टॉर्च की रोशनी मारी जाए, तो आपका जो पीपल है दैट विल स्टार्ट श्रिंकिंग एंड दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल. तो बेसिकली वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है. ठीक है. तो मैसेज जो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो मैसेज है, मैसेज इज पास्ड स्ट्रेट टू द मोटर न्यूरॉन. मतलब सेंसरी न्यूरॉन की बात ही नहीं है अभी. स्ट्रेट टू द मोटर न्यूरॉन थ्रू रिले न्यूरॉन. इसके थ्रू जाएगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की. काफी बार पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं. एक्शन आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है, एक रैपिड रेस्पॉन्स होता है, और वो जो उसका पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क. तो जो पूरा पाथवे है ये आएगा पाथवे टेकन by nerve impulse during a reflex action या in a reflex action is known as. वो चीज पूरा किस किस मीडियम से किस किस तरीके से हुआ है वो सारा रिफ्लेक्स आर्क में आएगा. जैसे आपने कभी कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया तो आपका जो स्किन है दैट इज द रिसेप्टर. ठीक है ना. तो उसके बाद में सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेगा, कहाँ तक भेजेगा? सीएनएस तक भेजेगा. और रिले न्यूरॉन इज अ कनेक्शन बिटवीन द मोटर एंड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. और मोटर न्यूरॉन आपका सीएनएस से जो सिग्नल है उसको इफेक्टर तक लेके आएगा. सो दिस इज रिफ्लेक्स आर्क. बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क इज द pathway that is taken by the during a reflex action. Now components of a reflex arc. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? एक तो सेंस ऑर्गन हो गया पहला, तो जो कि रिसीव करेगा स्टिमुलस को. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं. सेंसरी या एफरेंट, पेपर में अगर एफरेंट आ जाए तो डर मत जाना. सेंसरी को ही एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, जो स्टिमुलस को कहां तक पहुंचाएगा? कन्वेज स्टिमुलस टू स्पाइनल कॉर्ड. इसके बाद में जो वो आएगा दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास में आए हैं, स्टिमुलस जितना आया है उसके लिए इफेक्टर के थ्रू जो है सिग्नल जनरेट करना है वो स्पाइनल कॉर्ड करेगा रिफ्लेक्स आर्क के केस में. इसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन. मोटर इज एफरेंट, नॉट AFF, EFF. मोटर या फिर
एफरेंट न्यूरॉन, जो कि कन्वे करेगा कमांड को टू द इफेक्टर, और लास्ट में आएगा इफेक्टर और मसल दैट आर इफेक्टेड, इफेक्टर्स और मसल्स बेसिकली दैट एग्जीक्यूट द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट्स। तो फ्लो चार्ट अगर बनाना हो आपको रिफ्लेक्स आर्क का तो कुछ इस तरीके से बना दीजिएगा। देखना होगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका स्टिमुलस जो कि हमने रिसीव किया है, ठीक है। ये जाएगा आपका रिसेप्टर्स पे, इसके बाद थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, सारे किसमें एरो आएगा ये इस टाइप से। इसके बाद में ये सेंसरी न्यूरॉन के बाद में जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली रिले न्यूरॉन भी यहीं पर होगा, दैट विल एक्ट एज अ ब्रिज कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इसके बाद में इफेक्टर, के बाद में एक्शन होगा, जो कि इफेक्टर्स जो हैं, मसल्स जो हैं, रिस्पॉन्स आपको प्रोड्यूस करेंगे। एक्शन इज दैट आउटपुट, जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल स्टिमुलस, रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन और चांसेस बढ़ा देता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, जिसमें कि बेसिकली नर्व्स जो होती हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, ये सारी की सारी इसमें होंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, जो सीएनएस का जो मेन पार्ट है। तो सीएनएस अगर हम बात करें तो सीएनएस की, तो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन। नाउ ब्रेन जो है, ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं। एक तो है फोर ब्रेन, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर जो पाया जाता है दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है दैट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि इंटेलिजेंस, किसी भी चीज़ के बारे में सोल्यूशन जो है, सोचना जो है, वो सब ये करता है। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं उसको। इसके बाद में सेकेंड पार्ट इसका है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कंपोनेंट ऐसे कुछ नहीं है, बट ये करता क्या है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन। कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड नेक, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड। ठीक है। तीसरा जो पार्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हिंड ब्रेन। जो पीछे वाला हिस्सा जो होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर पहला जो पार्ट है दैट इज नोन एज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है बैलेंस और पोस्चर को हमारे मेंटेन करके रखता है ऑफ द बॉडी।
बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट है वो पाया जाता है सेकंड पार्ट है pons that helps in the regulation of respiration. Third part is medulla oblongata. medulla का काम क्या होता है कि it controls the involuntary action जिनके ऊपर इनवॉलेंट्री का मतलब जिन्हों हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीपी, सलाइवेशन एक्सेट्रा, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉमिटिंग। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन together forms the brain stem। तो ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ब्रेन स्टेम अगर हम बात कर रहे हैं तो मिड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों को साथ में बात कर रहे हैं। अब ब्रेन की एक अलग अलग फंक्शन है, आपकी पूरी बॉडी में सारे ऑर्गेनिज्म को सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी में जो जितने भी इम्पल्स जनरेट हुए हैं उनको रिसीव करेगा, उनके अगेंस्ट में आप वो सिग्नल जनरेट करेगा। तो बेसिकली कोरिलेट करता है अलग अलग स्टिमुलस के लिए और आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए अलग अलग मैसेज देता है। ये सब ब्रेन के फंक्शन है। तो ब्रेन बेसिकली बहुत डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसको जो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम फ्लूइड, जो कि ब्रेन और स्कल के बीच में लगा होता है। क्रेनियम फ्लूइड लिख दीजिए, आप स्कल लिख दीजिए, इनसे ये को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम सीएनएस के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? बाय अ हम्पी स्ट्रक्चर नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। इससे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत सारे जो स्टिमुलस है उनको रिसीव करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टिमुलस हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास ही चले जाते हैं। नाउ कम्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर हमारी जो नर्व्स होती हैं वो आती हैं। फेशियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन में जितनी भी नर्व्स कनेक्टेड हैं, नर्व्स इन द ब्रेन, नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन, उसको हम लोग क्रेनियल बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स, जैसे कि आपको पता ही है, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स जो हैं इमर्ज कर रही हैं, दोज आर स्पाइनल नर्व्स। और विसरल नर्व्स जो होती हैं स्पाइनल कॉर्ड और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को, कुछ फेशियल नर्व्स भी होती हैं जो फेस में मूवमेंट, जो नर्व्स हैं उनको कनेक्ट करती हैं, फेस की जो मूवमेंट है उसको वो कंट्रोल करती हैं बेसिकली। तो इस टाइप का ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो एंजाइम्स नहीं, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीट किए जाते हैं। अब वो सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड होगा या डक्ट में होगा, वो अलग चीज़ें हैं। तो बेसिकली ग्लैंड्स के थ्रू वो किया जाता है। और ग्लैंड्स हमारे जितने बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, दोज आर एक्सोक्राइन, जो कि पहले एक डक्ट में जाते हैं, उसके बाद वो जाएगा बॉडी के अंदर, एंड एंडोक्राइन, दैट इज एंडोक्राइन इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स।
तो ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं इतनी हार्मोन्स को पहले डक्ट में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो पहला जो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सिक्रीशन जिसका होता है दैट इज एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हमारी किडनी के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनमें से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस लाइक सिचुएशन में ये सिक्रीट किया जाता है। टारगेट ऑर्गन जो है, अगर टारगेट ऑर्गन की बात करें मतलब जिस ऑर्गन के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है दैट इज हार्ट। टारगेट ऑर्गन इज हार्ट। तो एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये किसकी वजह से? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हमारी आर्टरीज में, ठीक है। तो सेकंड आएगा आपका थायरॉक्सिन। गले के आसपास जो है गले वाला जो एरिया है वहां पर ये सिक्रीट होता है बेसिकली। और थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट करेगा। तो थायरॉक्सिन का जो आयोडीन जो है थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज सिक्रीटेड बाय, आप ये याद रख लो बस, सिक्रीटेड बाय thyroid gland and iodine is necessary for its production in the body। अब ये ज़रूरी क्यों है इन द बॉडी? अब ज़रूरी मेटाबॉलिज्म के लिए है, आपका खाना कितनी जल्दी से डाइजेस्ट होगा इसके लिए इसकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो मेटाबॉलिज्म होना है बॉडी के अंदर वो सब ये देखेगा, थायरॉक्सिन देखता है। तो आयोडीन इसलिए ज़रूरी है। वाई आयोडीन इज एडवाइजेबल इन सॉल्ट? तो क्योंकि बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके बाद आएगा नंबर 3 ग्रोथ हार्मोन। बेसिकली जो पीनियल ग्लैंड होता है वो सबसे छोटा ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड, और ये ग्रोथ हार्मोन अगर बेसिकली सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा होता है, सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी gland, and pituitary gland is also known as the master gland. Why it is known as the master gland? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको सिक्रीट करता है। जब ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, एक्सेस सिक्रीशन जो होता है इसका, एक्सेस सिक्रीशन अगर बॉडी के अंदर हो गया है तो इंसान जो है जिजांटिज्म से पीड़ित हो सकता है। व्हाट इज जिजांटिज्म? जब हाइट जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए, दैट इज जिजांटिज्म। और अगर जो इसका सिक्रीशन लिमिटेड सिक्रीशन हो जाए या लिमिटेड या डेफिशिएंट हो जाए तो इसमें उस केस में इंसान को वार्फिज्म हो सकता है, यानी वो बूना रह सकता है, दैट इज वार्फिज्म। तो ये 2 केसेस हैं हो गए इसके, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड की बात करी थी। आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा और उस केस में इंसान को गोइटर हो सकता है, GOITRE। 4th ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड। डुअल ग्लैंड इसलिए नहीं कि 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए कि ये डक्ट में भी सिक्रीट करता है हार्मोन्स और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी सिक्रीट करता है। तो ये बेसिकली इसको आप लिखोगे इट इज अ डुअल ग्लैंड, सिक्रीट insulin that help
in the regulation of ब्लड शुगर। ठीक है, तो इस ये ग्लाइकोजन भी सिक्रीट करता है जो उसकी शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा हमारी बॉडी में। पांचवा जो हार्मोन सिक्रीट होता है, बट दिस इज सिक्रीटेड ओनली इन मेल्स, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ये सिक्रीट होगा टेस्टोस्टेरोन। तो इट regulates the puberty in males, regulates puberty। टेस्टिस मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज टेस्टिस ही सिक्रीट करता है puberty in males। एंड द लास्ट इज, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन फीमेल्स में सिक्रीट होता है एंड इट इज ओवरीज, ओवरीज से सिक्रीट किया जाएगा। Ovaries produces estrogen that regulate the changes during puberty in females, that regulates, basically this is related to the broadening of development of breast in females, regulates the changes during puberty in females। ओके, तो ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हमारे जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। Hormone secretion in our body hormone secretion in our body is regulated by feedback मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किसकी, जहाँ पर ग्लैंड जो है, बॉडी पार्ट्स ग्लैंड को जो है फीडबैक प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन दैट इज टू बी सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड। कि अगर इन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ब्लड ग्लूकोज है बॉडी के अंदर बढ़ गया है, तो इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रेट करना पड़ेगा बिकॉज इंसुलिन का काम क्या है, उसको लोअर डाउन करना। तो ये इस तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म सारे ऑर्गन जो हैं ग्लैंड्स को प्रोवाइड करेंगे। तो हार्मोन सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो सारा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। देखिए अभी एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ फीडबैक मैकेनिज्म का। अगर हम ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो किस किस तरीके से होगा वो। सबसे पहले क्या होगा कि आपने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया है, तो यहाँ पे बात करें अगर हम, आपने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया है, कार्बोहाइड्रेट रिच मील, और ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ा देगा। रिच मील इज टेकन। इसके बाद में एज अ रिजल्ट क्या होगा, ग्लूकोज लेवल जो है आपका राइज कर जाएगा, राइजेस अप। ये जब राइज कर गया तो बीटा सेल जो है पेंक्रियाज की, अल्फा सेल ग्लूकोजन सिक्रीट करती है, बीटा सेल जो है इंसुलिन सिक्रीट करेगी, सिक्रीट्स इंसुलिन। अब ये जब इंसुलिन सिक्रीट होगा तो क्या हुआ, आपका जो क्या नाम है सेल्स है, इंसुलिन के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ले लेंगे, तो ब्लड शुगर जो लेवल जो है बेसिकली वो लोअर डाउन हो जाएगा।
तो उसकी वजह से होगा कि ब्लड शुगर लेवल विल बी रेगुलेटेड। क्यों रेगुलेट हुआ? क्योंकि इंसुलिन जो है आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट हुआ है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज लेवल विल फॉल इन द ब्लड। और ये चीज जब एक बार ग्लूकोज लेवल फॉल हो गया तो इट विल इनिबिट यानी रोक देगा, इनिबिट ग्लैंड को ये फीडबैक प्रोवाइड कराएगा कि इनिबिट इंसुलिन सिक्रीशन। दिस इज बेसिकली द फीडबैक मैकेनिज्म कि हाँ आपके जो ऑर्गन हैं आपके ग्लैंड को प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसने कौन सा हार्मोन और कितनी क्वांटिटी में सिक्रीट करना है। तो ये सब था हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। आई होप यू हैड लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।